अब एक बात जो आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, आपने भी देखी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने फैसला किया कि रबी की 6 फसलों की कीमत बढ़ाई। गेहूं की 40 रुपये, सरसों की 400, चना 130, मसूर 400 बढ़ाया। साथ में कहा कि हमने 4.3 करोड़ टन गेहूं खरीदा पिछले साल एमएसपी पर। तो सरकार ने ये कहने की कोशिश की कि ये सरकार किसानों की सबसे बड़ी हितैषी सरकार है, जिसने कीमत भी बढ़ाई और अधिकतम गेहूं की खरीद भी की। ये सरकार सबसे दुष्ट और सबसे पापी, सबसे झूठी, सबसे मकार सरकार है। इन्होंने कहा हमने 4 लाख टन या को बताया इन्होंने खरीदी, लेकिन 4.13 करोड़ टन है। लेकिन ये नहीं बताया पैदा कितनी हुई। ये भी साथ में बताएं पैदा कितनी हुई। अकेले गेहूं की बात क्यों करते हैं? 23 फसलों का एमएसपी है, 23 में से कितनी खरीदी? 23 फसलों में से कितनी खरीदी, उसका जिक्र क्यों नहीं किया इन्होंने? मक्कार हैं, छुपाते हैं और छुपा के देश को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। अब इन्होंने कहा 2022 तक किसानों की आमदन दोगुनी कर देंगे। हिसाब लगाइए, अगर हम मसूर और सरसों को छोड़ दें तो बाकी वो है ही नहीं देश में, बहुत कम है। सरसों का जो है एमएसपी से ज़्यादा बिक रही है, उसका तो एमएसपी बढ़ाने का कोई मायने नहीं बचे जब उससे ज़्यादा पे बिक रही है। और मसूर देश में है कितनी, और जितनी है उसको भी नहीं खरीदते। उसमें से दिखा दे रिकॉर्ड ये कितनी खरीदी है। एक बात, जितने जो बाकी 4 फसलें बची हैं उनके रेट बढ़े हैं 2%। आप उदाहरण के तौर पे गेहूं की बात करते हैं, ये गेहूं का रेट 40 रुपये बढ़ा है, 2%। अब जो बाजार की महंगाई बढ़ती है वो बढ़ती है 7-8%। आम तौर पे रूटीन है, इतनी बढ़ती है 7-8%। और 7-8% अगर हमारे रेट बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि हम 7-8% पे जाके बाजार के बराबर खड़ते हैं। उदाहरण मैं आपको दे दूं, कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की जो पर साल बढ़ता है महंगाई भत्ता वगैरह जोड़ के करीब वो 10% बन जाता है। इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं, इसी तरह आप किसी भी चीज़ की तुलना करें तो हमारा जो रेट है वो बढ़ता है 2%, 3%, इतना अब के 2% बढ़ा है। तो अगर 7% महंगाई बढ़े तो इसका मतलब ये निकलता है कि जितना सामान हमने इस बार 1 क्विंटल गेहूं में खरीदा, अगर रेट ना बढ़े तो पिछले साल जितना 1 क्विंटल में आया था उतना ही सामान अगले साल 1 क्विंटल 7 किलो में गेहूं में आएगा। 2% रेट बढ़े तो इसका मतलब ये है कि 1 क्विंटल 5 किलो गेहूं देनी पड़ेगी हमें उसी सामान के लिए। और ये बढ़ते हुए रेट का लेवल अब कहाँ पहुँचा रहा है? सरकार का जो आंकड़ा है या जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हर 7 साल में, क्योंकि हमारे रेट कम बढ़े, दूसरे वर्ग की आमदन ज़्यादा बढ़ी, जो ये बैलेंस है, ये बैलेंस ये दिखा रहा है कि हर 7 साल में किसान की आमदन दूसरे वर्ग की बजाय आधी बढ़ती है। हर 7 साल में ये बैलेंस आ रहा है। और दूसरा बैलेंस अगर मैं आंकड़ा आपके सामने रखूं, ये करते करते अगर हम उस सामान की तुलना पैसे से ना करके गेहूं से करें, अब 1970 से अगर हम लगाएं, सोने के चौगिरदे देश की अर्थव्यवस्था घूमती है। 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना था, आज 25 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना है। इसका मतलब ये है कि आज हमारे रेट उससे 10 गुना नीचे चले गए। आज भी 2.5 क्विंटल गेहूं में अगर 1 तोला सोना आता है तो आज भी किसान उत्तम खेती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि सोना की कीमत बहुत बढ़ गई। उसकी कम कर दो, उसकी कम कर दो। अगर हम दूसरी तरफ तुलना करें, जिस कर्मचारी के 1967 में एमएसपी शुरू हुआ ना, 1967 में जिस कर्मचारी की तनख्वाह 100 रुपये थी, उसकी आज बढ़ के 400 हो गई, 40,000 हो गई, 40,000 हो गई, 400 गुना बढ़ गई। और अगर हम अपने गेहूं से तुलना करें, सरसों का रेट सबसे कम बढ़ा है। सरसों का रेट पहला रेट 225 रुपये था, गेहूं का सबसे पहला रेट 70 रुपये था। तो मानिए अभी तक जो गेहूं का रेट है वो 29-30 गुना बढ़ा है। 1975 प्लस अगर अभी जोड़ ले 40 रुपया और, तो 2015 हुआ शायद गेहूं का रेट यही हुआ। 15 हुआ, यानी मैं 1967 से तुलना कर रहा हूँ कि हमें हर साल थोड़ा सा काट दिया जाता है, उसके अगले साल थोड़ा सा फिर काट दिया जाता है। अगर कर्मचारी ये तुलना करें उसके बड़े 400 गुना और हमारी बड़ी केवल 29-30 गुना।
तो कहाँ कहाँ के हम लेवल बाजार के लेवल पे खड़ेंगे। किसी भी चीज़ से हम तुलना कर लें, हम ईंटों से तुलना कर लें, हम सीमेंट से तुलना कर लें, हम लोहे से तुलना कर लें, हम कपड़े से तुलना कर लें, हम किसी भी चीज़ से तुलना कर लें, तो जो बाज़ार के रेट हैं, जो बाकी वर्गों की आमदन है, वो हमारे से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर हम पूरे देश का आंकड़ा देख लें, जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें 1950 में मान के चलें, 1950 में जो खेती का देश की जीडीपी में हिस्सा था वो 60% था। अब देश की जीडीपी में 10% हिस्सा है। और अब सरकार कहती है खेती से बचता ही कुछ नहीं है, खेती से निकलता ही कुछ नहीं है। अब ये कहना शुरू कर दिया, जब हम जीडीपी अभी जब रसातल में जा रही थी तो कृषि नहीं बचाया। जब 24% जीडीपी नीचे गई देश की, 24% नीचे गई, तब माइनस तब भी खेती की जो जीडीपी थी वो उसने 3% बढ़ाया, तब भी देश को बचाया। पीछे जब एक बार मंदी आई थी मनमोहन सिंह के टाइम में, तब भी खेती ने बचाया था देश को, तब भी पूरी दुनिया में मंदी थी, हिंदुस्तान को खेती ने बचाया था। और ये हिंदुस्तान के किसान को मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक और बात बड़ी ये है कि खेती हमारा बिजनेस नहीं है, खेती तो हमारी जीविका है। हमारी जीविका में थोड़ा सा हिस्सा हर साल काट दिया जाए। हमारी जो जीविका है, हमारा जिंदा रहने का जो साधन है, उस जिंदा रहने के साधन को थोड़ा सा काट दिया जाए, अगले साल फिर थोड़ा सा काट दिया जाए, अगले साल फिर थोड़ा सा काट दिया जाए, और ये काटते 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 हमें वहाँ तक पहुँचा दिया है जहाँ हम जिंदा रहने काबिल नहीं बचे हैं। आज देखिए, अगर किसी किसान परिवार का कोई घर का मेंबर बीमार हो जाए और उस पर 20 लाख रुपया खर्च करना पड़े, क्या कोई कर सकता है? क्या देश में जिंदा रहने का अधिकार हमें नहीं है? और उसी देश के अंदर एक अरबपति अगर बीमार हो जाए, जहां हम करनाल में खड़े हैं, यहां से सुभाष चंद्रा है, अगर वो बीमार हो जाए, अगर उसके परिवार से कोई बीमार हो जाए और वो अमेरिका में जाके इलाज करवाए, अरबपति खरबपति पता नहीं क्या है, 150 तो चैनल है मालिक के, अगर वो बीमार होता है तो उसका सारा इलाज सरकार कराती है, फ्री है, उसका फ्री है। और ये जितने खड़े हैं, अगर इनके परिवारों में से 1 एकड़ के, आधे एकड़ के, 2 एकड़ के मालिक में से अगर बीमार हो जाए तो कौन इलाज कराएगा? और इससे बड़ी गंभीर बात, तो उसके लिए जो कहती है सरकार, इससे बड़ी गंभीर बात कि जिसके पास कोई किला 2 किला है बेच के करा लेगा, और जिस बेचारे के पास है ही नहीं जमीन का टुकड़ा, वो परिवार बेच के भी इलाज नहीं करा सकता। कौन सा देश बना के रख दिया? इसी देश के अंदर एक लड़की पूजा के लिए तैयार होती है तो 280 करोड़ खर्च दिया जाता है। इसी देश के अंदर एक मोबाइल अंबानी की पत्नी रखती है 315 करोड़ का। इसी देश के अंदर रिलायंस वाले अपना मकान बनाते हैं, अंबानी अपना मकान बनाता है 15 साल पहले 9,000 करोड़ का। क्या बात है। अब ये बताइए, ठीक है आपने ये बताया ये गरीबी अमीरी का फासला है और देश की जो दौलत है वो 1% आबादी ऐसे लोगों की है जो जिनके पास देश की पूरी दौलत है। लेकिन सवाल ये भी है चडूनी साहब कि ये सारी चीज़ 2014 के बाद सबके लिए जिम्मेदार मोदी तो नहीं है। ये जो असमानता है ये 60-70 सालों से चला आ रहा है। जो आपने हिसाब बताया सोने का या गेहूँ का, उसकी तुलना आपने सरकारी कर्मचारियों के वेतन से किया, तो ये तो पूरे 60 साल से चला आ रहा है। फिर अंजुम जी, इनको इसलिए बनाया था कि वो नहीं कर रहे ठीक, इनको इसलिए बनाया था, लेकिन इन्होंने तो और मार दिया। इन्होंने तो उसकी स्पीड 4 गुना कर दी। इन्होंने तो उस देश को ही बेचना शुरू कर दिया। चलो एयरपोर्ट बेच दिया, चलो हवाई अड्डा बेच दिया, चलो ये बेच दिया, वो बेच दिया, और 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये में बेच दें। इन्होंने तो ये कर दिया। और इनको तो सुधार के लिए बनाया था। अगर इन्होंने उल्टा करना था तो फिर वही ठीक थे। तो हमारे साथ तो वो होती है कि एक गरीब आदमी था, वो जो मुर्दा मर जाता था पुराने टाइम में, मुसलमान भाई दबाते थे उसको, रात को कब्र पाड़ लेता था, चादर निकाल लेता था, चांदी का रुपया वो उसके मुंह में डालते थे, वो निकाल लेता था, बस वही रोजगार था। वो मर गया। जब वो मर गया तो ऊपर गया, जो बाकी पहले मुर्दे थे उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया। अरे कफन चोर आ गया, बहिष्कार कर दिया। वो अकेला पड़ गया। वो अपने लड़के के सपने में रात को आया, उसने कहा सारी उम्र तुम्हारे लिए मैंने कब्रें खोद दी हैं, अब मेरा बहिष्कार कर दिया है, अब तुम बचाओ मेरे को।
वो लड़का कहता तू वहाँ बैठा, हम कैसे बचाएं? वो कहता बस तुम बचा सकते हो, एक काम करना, जो मुर्दा मरे उसका कफन तारना, उसकी कब्र पाड़ना, कफन तारना, चांदी का रुपया मुंह से निकालना और खुंटा और ठोक देना उसके मुंह में। उसने यही काम करना शुरू कर दिया। 4 दिन बाद वहां रोड़ा पड़ गया, ऊपर वाले लोक में रोड़ा पड़ गया, अरे इससे तो पहले ही ठीक था, वो ये खुंटा तो नहीं ठोकता था, वो खुंटा भी साथ में ठोकता है। ये बीजेपी ने कर दिया हमारे साथ। ये जो एक बात चढ़ूनी साहब ने कही, ये सवाल मीडिया पर हम लोगों से भी सवाल पूछा जाता है कि सारे सवाल मोदी से क्यों, योगी से क्यों, या इन सरकारों से क्यों। तो एक सवाल तो है कि अगर आपने अच्छे दिन के वादे किए, अगर आपने कहा कि 60 साल बनाम 60 महीने, हमें 60 महीने का वक्त दो, 60 महीने बीत गए, 2 साल उससे ज्यादा भी बीत गए, तो सवाल इस सरकार से होगा जिस सरकार ने अच्छे दिन के वादे किए थे। वो सरकार, जिस सरकार को जनता ने एक बार 44 सीटें दी, एक बार 52 सीटें दी, सत्ता से बेदखल किया, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, सवाल उससे नहीं होगा। वही चढ़ूनी साहब भी कह रहे हैं, वो बेदखल होकर सत्ता से बाहर गए, जिन्होंने हसीन सपने दिखाए जो आज मुंगेरी लाल का सपना साबित हो रहा है, तो सवाल वहां होगा। अब चढ़ूनी साहब, ठीक है, आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन इन बातों से ऐसा लगता है कि आपका आक्रोश अपनी जगह है, लेकिन सरकार बार बार यही दावे करती है, ऐसे आंकड़े पेश करके, एफआरपी बढ़ाकर गन्ने की कीमत 5 रुपए की, या ये कहकर कि हमने गन्ने में रिकॉर्ड पेमेंट कर दिया, 1,40,000 करोड़ का आंकड़ा यूपी सरकार दे रही है, वो साबित करने की कोशिश कर रही है कि असली हम हैं जो किसानों के हिमायती हैं, ये लोग हैं जो भड़का रहे हैं, कोई आढ़तिया है, कोई विपक्ष का किसी पार्टी का नेता है, कोई मवाली है, कोई एजेंट है, ना जाने क्या क्या है, और ये सारे लोग अब करनाल में आके बैठ गए। एक तो ये गलत करते हैं, ऊपर से हमारा खून फूकते हैं, पहले देते कुछ नहीं, ऊपर से हमारा खून फूकते हैं। हमने पेमेंट करवा दी, अरे वो 12,000 करोड़ की रुकी पड़ी है अभी उत्तर प्रदेश की, करवा देना। कानून है, अगर 14 दिन में पेमेंट ना करें तो ब्याज देंगे, दिलवा देना। इन्हीं की तो सरकार है वहां पे। दूसरी बात, हमारे अपने गन्ने की पेमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इनकी नहीं। जो हमारे गन्ने के पैसे देने थे उनकी बात कर रहा हूं, वो नहीं आए अभी तक। और दूसरी बात कि भी इस देश के अंदर जिस तरह के कानून बन रहे हैं ना, वो सारे कारपोरेट के लिए ही बनते हैं। वो मेरे को समझ नहीं आता